हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC3 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी समकालीन विश्व, इस विषय से, इस पेपर से मैं आज एक टॉपिक आप लोगों को लेकर आया हूं जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन एशिया। इसका मतलब है एशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हम अपने विषय को आज प्रारंभ करें उससे पहले हम इसको अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण भागों में विभक्त करेंगे। सबसे पहले हम इसके भूमिका या परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम एशिया महाद्वीप के एक देश इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम एशिया महाद्वीप के एक और राष्ट्र चीन की राष्ट्रवादी आंदोलनों के विषय में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद हम हिंद चीन के विषय में विचार विमर्श करेंगे और अंततः हम उसका निष्कर्ष करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। आधुनिक काल में राष्ट्रीयता के विकास के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के राष्ट्रीय नारे में आधुनिक राष्ट्रीयता सार के रूप में समा गई, यानी एक सारांश के रूप में ले गई। एशिया के देशों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी में हुआ। यहीं सर्वप्रथम जापानी लोगों ने नारा दिया था, एशिया एशिया वासियों का है। यूरोप तथा अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने वाले एशिया के निवासियों ने यह अनुभव किया कि अटलांटिक चार्टर और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में स्वतंत्रता के आंदोलनों का समर्थन किया गया था। अतः इसी बात को आधार बनाकर इंडोनेशिया, चीन, हिंद चीन जैसे एशियाई राष्ट्रों में अनेक राष्ट्रवादी आंदोलन संपन्न हुए। अब हम एक एक करके इन सभी देशों में संपन्न हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों की चर्चा एक अलग अलग वर्ग में करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडोनेशिया के बारे में जानेंगे कि मलाया से न्यू गिनी तक फैला हुआ द्वीप समूह इंडोनेशिया या हिंदेशिया कहा जाता है। इंडोनेशिया बहुद्वीपीय राज्य है जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्निया, सुलवेसी और इटियान जाया या वेस्ट न्यू गिनी मुख्य है। यही संसार के उष्णकटिबंधीय भाग के उपज जैसे चीनी, रबर, चाय, कहवा, कुनेन, टिन, ताड़ का तेल, नारियल के पदार्थ, शीशम तथा खनिज पदार्थ आदि उत्पन्न होते हैं। यहाँ अनेक जातियां निवास करती हैं जिनमें अधिकांश जनसंख्या चीनियों की है। अरब और यूरोपीय जातियां भी यहाँ पाई जाती है। धार्मिक दृष्टि से वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम धर्मावलंबी हैं। इसके अतिरिक्त 20 लाख ईसाई और लगभग 15 लाख बसीनी हिंदू भी यहाँ निवास करते हैं। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड के डच लोगों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के इन द्वीपों पर आधिपत्य स्थापित करना आरंभ कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस ने जब हॉलैंड को जीत लिया तो वहां बाद में इंग्लैंड ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, किंतु वियना कांग्रेस के द्वारा ये प्रदेश पुनः हॉलैंड को सौंप दिए गए। कुछ प्रदेशों में हॉलैंड के विरुद्ध विद्रोह हुए। 1825 में जावा में, 1830 में सुमात्रा में और बाद में बोर्निया में। वहीं 1908 में वहां की हिंदू जनता ने डच शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, किंतु शक्तिशाली डच शासन ने
उनके विद्रोह को दबा दिया। डच लोगों ने यहाँ की मुख्य पैदावार चावल की खेती के स्थान पर उन वस्तुओं की खेती करवाना आरंभ किया जिनकी यूरोपीय बाजारों में आसानी से खपत की जा सकती थी, जैसे चाय, तंबाकू, कपास, मसाले आदि। इस व्यवस्था को यहाँ कल्चर सिस्टम का नाम दिया गया। इस व्यवस्था से किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता था, अतः उनकी स्थिति अर्धदासों के समान हो गई थी। 20वीं सदी के आरंभ में विश्व के अन्य देशों की भांति वहां भी राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। 1908 में पहली राष्ट्रीय संस्था उदी उतोमो स्थापित की गई, जिसका आरंभिक उद्देश्य शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना था। 1911 में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहन देने हेतु एक संस्था शरीकत इस्लाम की भी स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस आंदोलन को बल मिला और महायुद्ध की समाप्ति पर इन द्वीपों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। 1927 ईस्वी में डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया गया। इस समय तक भी राष्ट्रीय चेतना बुद्धिजीवियों तक ही सीमित रही। 1927 में डच सरकार ने शासन में कुछ सुधार अवश्य किए। 1941 ईस्वी में प्रशासन में 84% पदों पर इंडोनेशिया के लोगों की नियुक्ति की जाने लगी थी, किंतु जनता को वहां राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापानी सेना ने वहां के डच शासन को समाप्त कर दिया, तो वहां के लोगों की स्वतंत्रता का प्रकाश दिखाई देने लगा। जावा, सुमात्रा, मदुरा आदि में इंडोनेशियन रिपब्लिक ने अपना शासन स्थापित किया। शेष स्थानों पर हॉलैंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का शासन था। अंत में नवंबर 1946 में इंडोनेशियन रिपब्लिक तथा डच सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लिंगायती समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार इंडोनेशिया के जिन प्रदेशों पर डॉक्टर सुकर्णो की रिपब्लिक पार्टी का अधिकार था, उन्हें स्वतंत्र इंडोनेशियन रिपब्लिक के रूप में स्वीकार किया गया। इनमें जावा, सुमात्रा, मदुरा मुख्य थे। इसके साथ ही बोर्निया, ग्रेटाइस्ट आदि इंडोनेशिया रिपब्लिक को साथ मिलाकर एक इंडोनेशिया का स्वतंत्र राज्य संघ बनाया गया, जो डच सरकार की अधीनता में रखा गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य संघ और हॉलैंड को मिलाकर एक संघ बनाया गया, किंतु इस समझौते से राष्ट्रीय नेताओं को पूर्ण संतोष नहीं हुआ, अतः पुनः संघर्ष आरंभ हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में इंडोनेशिया का प्रश्न उठाया गया। अंततः दिसंबर 1949 ईस्वी को हेग सम्मेलन में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार हॉलैंड और इंडोनेशिया दोनों राज्यों की स्थिति अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों के समान रखी गई। इस प्रकार इंडोनेशिया की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आकांक्षा पूर्ण हुई। 13 अगस्त 1950 को वह इंडोनेशिया एकीकृत गणतंत्र बनाया गया। अब इसमें जावा भी शामिल कर लिया गया। न्यू गिनी भी 1963 में इसमें मिला लिया गया। इंडोनेशिया की भांति चीन में भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुए। 19वीं शताब्दी में नानकिंग और टेंसिन की संधियों के द्वारा चीन में विदेशी प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों ने चीन की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप इन विदेशियों के विरुद्ध ताइपिंग विद्रोह हुआ। वास्तव में यह विद्रोह
एक किसान विद्रोह था, जिसके बारे में हम विस्तार से चीन के भाग में हम पढ़ेंगे कि चीन में कैसे राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। चीन में राजनीतिक चेतना का आरंभ वास्तव में चीन जापान के 1894-95 के युद्ध के पश्चात हुआ, जब विदेशी ऋण अनुचित शर्तों के साथ चीन पर लाद दिए गए। 1895 में डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने कैंटन में एक विद्रोह किया था। यद्यपि सेन, वही सन्यात सेन को चीन छोड़कर जाना पड़ा, किंतु चीनी सम्राट को 1898 में शासन में सुधारों की घोषणा करनी पड़ी। दुर्भाग्य से सुधारों का यह युग केवल 100 दिनों चला। इसी समय चीन में एक दल का गठन हुआ जिसे बॉक्सर दल कहा गया। यह दल विदेशी विरोधी दल था। इसका आंदोलन 1899-1900 ईस्वी में शांतुंग से बढ़कर पिकिंग तक पहुंच गया। इन्होंने विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विदेशियों की रक्षा के लिए विदेशों से सेना बुलाई गई और दूतावासों को भी मुक्त कराया गया। इससे यह स्पष्ट हो चुका था कि मांचू वंश के शासन की शक्ति कमजोर हो चुकी थी और वह पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, तथा विदेशी लोगों के विरुद्ध अब चीन की जनता जागृत हो चुकी थी। इस आंदोलन के कारण चीन पर विदेशियों का प्रभुत्व और अधिक बढ़ा, उसे क्षतिपूर्ति ली गई। 1911 में चीन में राज्य क्रांति हुई, जिसका उद्देश्य मांचू वंश का पतन और पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ करना था। इस क्रांति को लाने में जो सहायक तत्व थे वे थे जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, शासकों का अयोग्य और भ्रष्ट होना, बौद्धिक जागरण और डॉक्टर सन्यात सेन का कुशल नेतृत्व। इस क्रांति ने 1912 में सत्तारूढ़ मांचू राजवंश का अंत कर दिया और वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार अर्ध शताब्दी के प्रयासों के उपरांत चीन के नागरिकों को राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर चीन को संगठित किया। अब हम अगले भाग में हिंद चीन के विषय में जानेंगे कि वहां कैसे राष्ट्रीय आंदोलन पनपा। हिंद चीन है क्या? हिंद चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में फ्रांस के अधीन वह भूभाग को कहते हैं जो वर्तमान में स्वतंत्र देश वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के नाम से जाना जाता है। इस राज्यों में मुख्यतः 5 भाग थे: तोंगकिन, अनाम, कोचिन चाइना, कंबोडिया और लाओस। तोंगकिन और अनाम पर चीनी सभ्यता का प्रभाव था तथा कंबोडिया व लाओस के प्रदेशों पर भारतीय सभ्यता का। 19वीं सदी के अंत तक ये सभी प्रदेश चीन के मांचू साम्राज्य के अधीन थे। हिंद चीन में फ्रांस की वास्तविक राजनीति सत्ता 1747 ईस्वी से 1858 के बीच स्थापित हुई। आरंभ में फ्रांस का उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था, किंतु धीरे धीरे धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का उदय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही माना जाता है। यह राष्ट्रीयता सर्वप्रथम अनाम और तोंगकिन में ही प्रकट हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समय अनाम वासियों ने फ्रांसीसियों को सैनिक व मजदूरी के रूप में सहयोग किया था। इससे वहां राष्ट्रवादी भावना बल पकड़ने लगी, किंतु यह राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध तक तीव्र गति नहीं पकड़ सका था। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि हिंद चीन की जनता में एक रूपता या सजातीयता नहीं थी। इसके अतिरिक्त
अनामी राष्ट्रीयता विभिन्न उद्देश्यों वाली राजनीतिक पार्टी में विभक्त हो गई थी, जिनमें कम्युन हाई तोंकिन पार्टी, अनामी पार्टी आदि अनेक पार्टियां थीं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध एक वरदान सिद्ध हुआ। जापान की विजय के कारण उन्हें स्वतंत्र होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। फ्रांस जर्मनी द्वारा परास्त हो चुका था, फिर भी हिंद चीन के गवर्नर श्री कारतू ने जर्मन अधिकृत फ्रांस के नेता जनरल द गाल का साथ देने का फैसला किया, किंतु मार्च 1945 ईस्वी में जापान के लिए यह संभव नहीं था कि अपने अधिकृत क्षेत्रों की रक्षा ज्यादा समय तक कर पाता। जापान ने अपनी सेना को धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी एशिया से हटाना आरंभ किया, तो हिंद चीन से भी उसने अपनी सेनाएं बुला ली। फ्रांस भी वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखने में सक्षम नहीं था। अतः इस स्थिति का लाभ उठाकर राष्ट्रवादी देशभक्तों ने हिंद चीन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार के नेता हो ची मिन थे। हो ची मिन के कुशल नेतृत्व में यहां राष्ट्रीयता के आंदोलनों को विशेष बल मिला। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम रिपब्लिक का शासन संपूर्ण अनाम क्षेत्र पर वैध रूप से स्थापित हो गया, किंतु फ्रांस हिंद चीन से हटना नहीं चाहता था। वह एक फ्रेंच यूनियन बनाकर उसे अपना संरक्षण में रखना चाहता था, किंतु हिंद चीन के राष्ट्रवादी नेता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। अंततः मार्च 1946 में फ्रांस ने वियतनाम सरकार से एक समझौता किया, जिसे हनोई समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम रिपब्लिक को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया। वियतनाम के अन्य देशों से संबंध रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। जनमत द्वारा यह तय किया जाएगा कि वियतनाम रिपब्लिक का शासन किन किन प्रदेशों में होगा, किंतु यह समझौता अधिक समय तक नहीं चला। हिंद चीन साम्यवादी तथा लोकतंत्र के समर्थक देशों के बीच संघर्ष का कारण बना और विदेशियों के चंगुल में फंस गया। आगे चलकर काफी लंबे संघर्ष के पश्चात हिंद चीन क्षेत्र को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से हमने जो अपना अध्ययन किया उससे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एशिया के बड़े महाद्वीपीय देशों, जिसमें इंडोनेशिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद हिंद चीन के प्रदेश जो दक्षिण पूर्वी एशिया के अधीन आते हैं, वर्तमान में उन्हें वियतनाम, कंबोडिया या लाओस के नाम से भी जानते हैं, आदि देशों में जो राष्ट्रवादी लहर दौड़ी, उस राष्ट्रवादी लहर के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं का विशेष योगदान देखा जा सकता है। जहां हम पाते हैं कि डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में इंडोनेशिया में एक कुशल राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया गया, तो वहीं दूसरी ओर चीन में हम पाते हैं कि चीन का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वह मूल रूप से बॉक्सर दल के नेतृत्व में किया गया और वहां की संन्यास सैन के द्वारा जो राष्ट्रवादी आंदोलनों का नेतृत्व किया गया, वह उसकी कुशलता पूर्वक उन्होंने उसे आजादी दिलाने में योगदान दिया।
उसी प्रकार हिंद चीन के जो क्षेत्र जिसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के क्षेत्र आते हैं, वहां पर एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता हुए जिनका नाम था हो ची मिन। हो ची मिन के द्वारा हिंद चीन के क्षेत्र में राष्ट्रवादी आंदोलनों का नेतृत्व किया गया, लेकिन इसके आगे चलकर अनेक संघर्षों के बीच में यह उलझ के रह गया। लेकिन इनके प्रयासों के द्वारा जो राष्ट्रवादी चेतना की नींव डाली गई, आगे चलकर उसने अपना साकार रूप धारण किया और इसके फलस्वरूप अब एशियाई देशों में हम देखते हैं बेसिकली मुख्य रूप से चीन, इंडोनेशिया, हिंद चीन जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र हैं, आदि देश मुक्त हुए। और इसी क्षेत्रों के बीच से हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो इसी दौर में भारत को भी आजादी मिली। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि एशिया में राष्ट्रवादी आंदोलनों के क्रम में कई देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वहां संपूर्ण प्रभुत्व गणतंत्र की स्थापना की गई और एक नई सरकार बनी। वैसे चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। कुल मिलाकर हम इस विषय को यहां समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह विषय काफी रोचक लगा होगा और काफी सहजता से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके अगले टॉपिक पर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। मैं आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम दूंगा। कल हम एक नए क्लास में नई कक्षा के साथ नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।